हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो फाइनल ईयर का हिस्ट्री का पेपर है उसके लिए भी एक मास्टर वीडियो होना चाहिए। तो जी हाँ, मास्टर वीडियो होना चाहिए और वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। हालांकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होगा और इसका जो है मैंने डिवाइडेशन 2 पार्ट में कर रखा है, क्योंकि हिस्ट्री कोई 1-2 वीडियो में समेटने वाली चीज़ है नहीं। बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है, ठीक है। इसमें महीनों लग जाते हैं हिस्ट्री को कवर करते करते। तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा, मैं आपको जो ये मास्टर वीडियो 2 पार्ट में देने वाला हूँ। तो इस पार्ट में हम शॉर्ट में देखेंगे कि एग्जैक्टली मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ जो फैक्ट है, जो चीज़ें 1 नंबर 2 नंबर की ऐसे सवाल आते हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, छोटे वाले प्रश्नों को, ठीक है। तो ये दोनों मास्टर वीडियो देखने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा आपको इतना होगा कि आपका जब पेपर देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी प्रश्न मुझे नहीं आता, या मैंने पढ़ा नहीं है, या फिर मैंने देखा नहीं है, ठीक। तो ये मास्टर वीडियो देखने के बाद आपको जो है पेपर जो है उसको पूरा अंडरस्टैंडिंग आप कर पाओगे, और कुछ नहीं तो आप थोड़ा बहुत उसको लिख ही सकते हो, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पेपर को लेकर। और कोई भी आप तुक्का मारने से बच जाओगे, यानी कि आपको चीज़ें उसके इर्द गिर्द तो याद आ ही जाएगी, ठीक है। तो इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए। और हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ फिर से कि बहुत लंबा सब्जेक्ट है, महीनों लग जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो आप कभी ये मत बताना कि जो है ये आपने बहुत ही कम समय में बता दिया, ये चीज़ नहीं बताई, वो चीज़ नहीं बताई, एग्ज़ाम में ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो ये मास्टर वीडियो है और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप मेरी बात भावना को समझ लेना कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। और इसका जो आपका पेपर होने वाला है BA फाइनल वालों, MDSU अजमेर की जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने पेपर आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है, मॉडल पेपर आप जिसे कहते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। और ये PDF जो मास्टर वीडियो की है, इसमें मैंने नोट्स वगैरह आपको दे रखे हैं, ये भी आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये मेरी जो है नोट्स लगाए हुए हैं या फिर राइटिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी। जो संपूर्ण सिलेबस है वो हम 2 भाग में आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा बगैर कि आप जो नोट्स पढ़ो, ठीक है। तो चलिए देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास आपका पहला जो है पेपर रहता है। पहले जो बुक है उसका नाम है, ये आपका 1740 से लेकर 1956 तक की जो है हिस्ट्री है, वो आपसे पूछ जाएगी एग्ज़ाम के अंदर। तो एक बार आप अपने जो है सिलेबस है वो देख लेना, अपनी यूनिवर्सिटी या फिर सीरीज़ बुक जो भी आपके पास है उसमें आपको सिलेबस ज़रूर दिया हुआ होगा। डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल पर अपनी MDSU का सिलेबस। आप देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक है, उसी के हिसाब से मैंने ये नोट्स या आप ये मास्टर वीडियो कवर करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट। तो अब ठीक है, इतनी देर जो भी क्या है PDF सेव नहीं थी, तो जब मैं उस पर टैप कर रहा था तो ये जूम नहीं हो रही थी, ठीक है। तो अब हम इसको सेव कर चुके हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से 1956 के बीच में है, और बहुत ही बड़ा इतिहास है, और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इसमें कंपटीशन एग्जाम से भी पूछे जाते हैं, उनमें भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपके इस जो भी सिलेबस है, तो वो जो पहला टॉपिक आपसे शुरुआत करते हैं तो वो है पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी कि थर्ड वार ऑफ पानीपत। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं एग्जाम में, हर बार इसका प्रश्न बनता है कि पानीपत के जो है युद्ध के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, ठीक, वो सारी चीज़ें। और हिस्ट्री के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। तो हम देखते हैं कि ये पानीपत का युद्ध कब हुआ शॉर्ट के अंदर। तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट तारीखें याद करना, प्रश्न जरूर आएगा इसका। पानीपत का या फिर प्लासी का युद्ध कब हुआ, ठीक है। कई बार बक्सर का युद्ध भी आ जाता है। ये 3 युद्ध है, आपको याद करने जरूरी है, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 को मतलब हुआ, और किस किस के बीच में हुआ? मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली अफगान से था। और आपने अगर पानीपत का जो एक मूवी आई थी पानीपत की, अर्जुन कपूर संजय दत्त वाली, वो भी आप ज़रूर देख लेना अगर आपके पास टाइम है। एग्ज़ाम से पहले देख लेना ताकि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग मतलब बिल्ड कर पाओ, ठीक है। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था तीसरा, वो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच के हुआ था। इसके अंदर अहमद शाह अब्दाली विजय हो गया था। और इसके अंदर जो मराठा की तरफ से सेनाध्यक्ष था, जो योद्धा था, वो था सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। और सदाशिवराव भाऊ ये तो इसका सेनाध्यक्ष था मराठाओं का। और जो तोपखाना अध्यक्ष था उसके साथ इब्राहिम गर्दी। ये मैंने इसलिए लिखे हैं पॉइंट, ये इन लोगों के नाम ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, कि प्रश्न दे दिया इब्राहिम गर्दी कौन था। प्रश्न तो आपको उत्तर इसका लिखना है कि ये पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की सेना का तोपखाना का अध्यक्ष था इब्राहिम गर्दी, ठीक है। प्रश्न पूछ लिया सदाशिवराव भाऊ, नाम लिख दिया। प्रश्न 1 नंबर का आपसे पूछ लिया, तो आपको लिखना है ये तो पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर मराठा सेनाध्यक्ष था सदाशिवराव भाऊ, ठीक है।
तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया और इसके अंदर मराठाओं की हार हो गई। अब हार के क्या कारण हो सकते हैं वो आप गेस कर सकते हैं कि भाई मराठाओं की जो सेना है वो प्रबल नहीं थी, अच्छी नहीं थी। अहमद शाह अब्दाली के पास सेना बहुत ज़्यादा थी और मराठा के अंदर एकता की कमी थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और मराठाओं के पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे और इस प्रकार की चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हार के कारण पूछे, इसका महत्व पूछे तो महत्व भी यही है कि इसके अंदर जो है अहमद शाह अब्दाली को और जो ज़्यादा है इसके भारत पर आक्रमण करने के लिए मतलब प्रोत्साहन मिल गया और मराठाओं की जो इमेज है मतलब मराठाओं की शक्ति है उसको आघात पहुंचा। इस प्रकार के परिणाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी कल्पना से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सही सही पॉइंट। फिर हम दूसरे युद्ध की बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिलेबस के अनुसार, प्लासी का युद्ध, ठीक है। वैसे तो प्लासी का युद्ध पहले हुआ था, तो प्लासी और बक्सर फिर पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो जो देखिए प्लासी का युद्ध तो पहले 1757 को ही हो चुका था और पानीपत का युद्ध 1761 को हुआ था, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध वैसे तो पहले हुआ था लेकिन हम बाद में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है, 1757 को, 23 जून 1757 को याद रखना। अंग्रेज़ों और जो बंगाल का नवाब था उस समय सिराजुद्दौला इसके बीच में हुआ था। अब इसके अंदर भी अंग्रेज ही जीत गए। ये तीनों युद्ध थे, तीनों में अंग्रेज ही जीते थे, ध्यान रखना। प्लासी का युद्ध के अंदर अंग्रेज जीते और जो सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब वो हार गया था। अब ये हारा कैसे, देखिए इसके जो परिणाम है वो क्या क्या रहे। तो मीर जाफ़र ने जो विश्वासघात है वो कर दिया था, युद्ध का परिणाम मतलब यही था। मीर जाफ़र ने विश्वासघात कर दिया जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था उसके साथ, यानी ये जो मीर जाफ़र है ये अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था और लड़ तो ये सिराजुद्दौला की तरफ से था मगर जो है जब युद्ध हुआ तो ये अंग्रेज़ों का जो है साथ देने लग गया था, ठीक है। तो इसके धोखे कारण, मीर जाफ़र के धोखे कारण सिराजुद्दौला है जो प्लासी का युद्ध हार गया था, ठीक है। ये इसका कारण था कि सिराजुद्दौला क्यों हारा। और जब ये युद्ध का परिणाम तो यही था कि भाई जो अंग्रेज़ थे इन्होंने जो मीर जाफ़र है उसको वहाँ का नवाब बना दिया बंगाल का, ठीक है। तो युद्ध के परिणामों में हम परिणाम देखते हैं, सैनिक परिणाम क्या क्या थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम थे व्याख्या कीजिए, तो आपको ऐसे लिखना है सैनिक परिणाम जिसमें कि राजद्रोह व षड्यंत्र की जीत हो गई। भाई राजद्रोह किसने किया, मीर जाफ़र ने किया। षड्यंत्र किसने किया, मीर जाफ़र ने किया। इसकी जीत हो गई क्योंकि अंग्रेज जीत गए थे तो इसकी भी जीत थी और ये वापस नवाब बन गया था मीर जाफ़र, ठीक है। तो ये इसका पहला परिणाम। दूसरा परिणाम राजनीतिक परिणाम। अब राजनीतिक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं कि भाई राजनीति में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई। इससे पहले तो मीर जाफ़र खुद कंट्रोल करता था भाई जो भी फैसले वगैरह डिसीजन वगैरह है। तो जब ये युद्ध हार गया तो अंग्रेजी जो है वो साम्राज्य है वो इसके अंदर कंट्रोल में लेने लगे थे, सारी चीज़ें मैनेज करने लगे थे, ठीक है। ये राजनीतिक परिणाम था। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, आप कल्पना से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद में आर्थिक परिणामों में क्या आ सकता है कि भाई जो अंग्रेज़ है वो अमीर होते चले गए और जो नवाब है वो गरीब होते चले गए। ये कैसे हो गया भाई, अंग्रेज़ जो भी युद्ध जीतते जाते थे तो वो क्या करते थे, जो भी राज्य हारा उस पर टैक्स लगा देते थे, उन पर संधियाँ सौंप देते थे। भाई संधि कर ली और उनको कह देते हैं कि आपको हमें इतना टैक्स देते रहना है, महीने में साल में जितना भी हो, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। अब वो टैक्स जो है वो नवाब चुका नहीं पाते थे और ये तो गरीब हो जाते नवाब, और जो अंग्रेज़ है उनके पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा होने लग जाता था। उस धन का क्या करते, वो अपने जो ब्रिटेन के अंदर भेजा जाने लग गया था, ठीक है। इस प्रकार लूटते और ब्रिटेन में वो जो है धन भेजने लग गए। तो इसको ही जो है धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। ये हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे मास्टर वीडियो के। धन निष्कासन का सिद्धांत क्या था भाई, अंग्रेज़ यहाँ से धन लूटते और जो है उसको मतलब खर्च करते अपने ब्रिटेन के अंदर, ठीक। ये धन निष्कासन का सिद्धांत था। फिर इसके नैतिक परिणाम क्या थे, नैतिक परिणाम थे भाई लूटमार होने लगे। लूटमार, अंग्रेज़ों ने मनमाने टैक्स लगा दिए जनता पर, किसानों पर, वो सारी चीज़ें। तो बंगाल है वो उजड़ने लग गया था, उसकी जो है खेती व्यवस्था वगैरह सारी चीज़ें, जो आर्थिक स्थितियाँ वो कमज़ोर होने लग गई। इन सब परिणाम यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद में, ठीक है। तो ये तो प्लासी का युद्ध था। अब हम बक्सर का युद्ध देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ, ये PDF डाउनलोड कर लेना और तीनों युद्ध की जो डेट से याद कर लेना, ठीक है। और वैसे एक वीडियो अलग से है कि कौन कौन से युद्ध हुए इतिहास के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं चाहे तो बक्सर का युद्ध जैसे कि 23 अक्टूबर 1764 को हुआ। ये किस किस के बीच का हुआ, देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद के अंदर जो मीर जाफ़र है वो नवाब बना। मीर जाफ़र को नवाब बना दिया क्योंकि इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया और मीर कासिम जो है वो हार गया था। तो फिर जाफ़र जो है अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं दे पाया, मतलब इसकी स्थिति कमज़ोर हो गई। अंग्रेज़ों ने वैसे ही सब चीज़ें अपने हिसाब से करनी चालू कर दी, तो इसके पास इतना पैसा बचा नहीं कि ये टैक्स दे पाई मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र की स्थिति कमज़ोर होने लग गई और ये टैक्स नहीं दे पाया तो उसे हटा दिया गया। अब जो मीर कासिम है वो नवाब बना दिया गया है। अंग्रेज़ों को मीर कासिम
को नवाब बना दिया सिराजुद्दौला के बाद में। सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को बनाया, मीर जाफ़र टैक्स नहीं दे पाया तो इस मीर कासिम को नवाब बनाया गया। अब देखिए जो कासिम है मीर कासिम, उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ काम किया, यानी कि ये अंग्रेज़ों को पहले तो इसने चुपड़ी चुपड़ी बातें करके नवाब बन गया, फिर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ़ काम करना चालू किया, आचरण चालू किया, यानी कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध जैसे उसने टैक्स नहीं दिया, अंग्रेज़ जो कहते हैं उसको मानता नहीं था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ वो करने लगे। तो अब अंग्रेज़ भड़क गए, फिर मीर कासिम जो है पटना चला गया। पटना इसलिए चला गया कि उसको डर था कि भाई अब अंग्रेज़ है जो अपने जो है बंगाल पर आक्रमण कर देंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें, तो वो पटना चला गया। और जहाँ पर उसने जहाँ अंग्रेज़ों ने उसे हटा दिया, मतलब युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और इसके बीच में, तो जो है अंग्रेज़ों ने उसको यहाँ से हटा दिया मीर कासिम को, और जो मीर जाफ़र को है उसको फिर से नवाब बना दिया। जो पहले कमज़ोर था, टैक्स नहीं दे पाया, मीर जाफ़र उसको फिर से जो है नवाब बना दिया, ठीक है। अब देखिए जो मीर कासिम थे उसको पटना में हटा दिया, तो मीर कासिम पटना से अवध में चला गया। अवध का नवाब उस समय सुजाउद्दौला था, ठीक है, तो सुजाउद्दौला के पास चला गया, और सुजाउद्दौला के पास उसने क्या कर दी, संधि कर दी कि भाई तुम मेरे साथ दो, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हम मेरे साथ लड़ो और हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे, और ये साले हमसे क्या टैक्स वगैरह वो सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। तो जब ये संधि कर रहा था अवध का नवाब सुजाउद्दौला के साथ में मीर कासिम, तो उस समय जो मुग़ल सम्राट था शाह आलम द्वितीय था, ठीक है, वो भी क्या था, अवध में मौजूद था, यानी वहाँ पे आया हुआ था। तो जो शाह आलम द्वितीय था उसको भी उसने अपने साथ शामिल कर लिया। अतः तीनों के बीच में संधि हो गई कि हम तीनों मिलकर युद्ध करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ़। अब देखिए जो ये युद्ध हुआ था बक्सर का, वो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम जो द्वितीय था, इन तीनों ये तो साथ में लड़े थे, और जो अंग्रेज़ है वो इनके खिलाफ़, यानी ये तीनों अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ रहे थे, ठीक है। इसमें भी ये साले जो अंग्रेज़ है वो जीत गए थे। जीत इसलिए गए थे कि इसके क्या कारण थे, वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो वैसे मैं इसके अंदर क्या कि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा नवाब कब था, और मैं भी आपको पता है अभी फ़िलहाल में कंफ्यूज हो गया था इसका प्लासी के समय कौन जो था मतलब नवाब था। तो मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला था जो वो बंगाल का नवाब था, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम क्या देखते हैं। हाँ, तो वो सिराजुद्दौला था और ये सुजाउद्दौला है। इसके अंदर कंफ्यूज हो गया था मैं भी, और हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाए, तो एक दो बार इसको रिवाइज करके भी ज़रूर जान लेना, ठीक है। फिर देखिए मराठा साम्राज्य, सिलेबस के अनुसार ये अपना अगला टॉपिक है कि मराठा साम्राज्य का जो पतन किस प्रकार हुआ, और इसके अंदर दो शासक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शासक या पेशवा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो पेशवा है महाजी सिंधिया और एक नाना फडणवीस, ठीक है, इन दोनों के बारे में जिक्र है। तो प्रश्न नानाजी सिंधिया से महाजी सिंधिया से ज़्यादा आते हैं और नाना फडणवीस से छोटे वाले प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो हम महाजी सिंधिया को देखते हैं मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के अंदर। अब देखिए जो महाजी सिंधिया थे उन्होंने पानीपत के युद्ध के अंदर भाग लिया। जो तीसरा युद्ध हुआ ना पानीपत का, उसके अंदर भी इनडायरेक्ट रूप से भाग थे, क्योंकि मराठा भी इन्हीं के साथ लड़ रहे थे, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। आखिर मराठाओं का भी तो कंट्रोल था पूरे इंडिया के ऊपर, ये भी तो सहायक संधियाँ कर रखी थी इन्होंने भी, तो मराठा भी खुद भी लूट मार करते थे और ये भी अंग्रेजों से परेशान थे। तो इनके जो पेशवा वगैरह था वो भी मतलब लड़ रहे थे पानीपत के युद्ध के अंदर। तो इनकी टांग टूट गई, एक टांग टूट गई महाजी सिंधिया की। और ये थे जो ग्वालियर के सिंधिया थे, महाजी सिंधिया मतलब सिंधिया मतलब ग्वालियर से संबंधित थे। जैसे राजपूतों के अंदर अपने होते थे, जैसे कि राठौड़ वंश होता था, चौहान वंश होता था, इसी प्रकार ये जो मराठाओं के अंदर भी अलग अलग वंश होते थे, जैसे सिंधिया वंश और नागपुर के भोंसले वंश, इस प्रकार के अलग अलग वंश थे, ठीक है। तो ये सिंधिया कहाँ के शासक थे, ग्वालियर के थे, और भोंसले थे नागपुर के, ठीक है। इसी प्रकार पेशवा थे पुणे के, जो पेशवा होते थे वो पुणे के शासक थे, ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग वंश अलग अलग जगहों पर शासन कर रहे थे। तो जो महाजी सिंधिया थे वो ग्वालियर के शासक थे, और ये कुशल थे, मतलब अच्छे पेशवा थे आप कह सकते हैं, और नव परिवर्तनकारी सैन्य प्रशासक थे। ये क्या अलग अलग अपने सेनाओं के अंदर प्रशासन करते थे। अगर आपसे महाजी सिंधिया से संबंधित प्रश्न आ जाए तो ऐसी चीज़ें मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, आप इनसे रिलेटेड 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 3 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। मास्टर वीडियो का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको एक इमेज बना दूं आपके दिमाग में कि आखिर क्या चीज़ें चल रही थी उस समय, ताकि आप फेंकोलॉजी कम से कम करो और उसके इर्द गिर्द चीज़ें लिखो। जैसे अभी आपको बता दिया कुशल और नव परिवर्तनकारी सैन्य प्रशासक था, अब आप उसको ऐसा तो नहीं बताओगे वो अयोग्य था या फिर वो मतलब उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया सेना पर। आप अब लिखोगे तो इसके चारों मेरी मतलब इसके इर्द गिर्द बातें लिखोगे, तो जो पढ़ेगा आपका उत्तर तो भी उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये कुछ तो जानता है, ठीक है, कुछ तो जानता है। तो फिर देखिए सेना में अंग्रेज़ों को भी भर्ती किया इन्होंने, जो यूरोपीय लोग थे उनको भी इसने अपनी सेना में शामिल कर लिया था, किसने, महाजी सिंधिया में। ये इसकी बड़ी बात थी। फिर देखिए
प्रभाव का मतलब है कि जो मराठाओं का प्रभाव वो कहाँ पर कितना था, ये भी सिलेबस के अंदर है कि मराठाओं का प्रभाव कितना था। तो 1770 के बाद जो ये महाजी सिंधिया थे, इसने बहुत ही ज़्यादा अब मराठाओं की शक्ति में वृद्धि की। ये कुशल और सेनानायक तो था ही, तो इसने जो है दिल्ली, आगरा, राजस्थान, गुजरात, इन सब में अपनी जो मराठा शक्ति उसका मतलब प्रभाव विकसित किया, इन अपना साम्राज्य विस्तार किया। फिर देखिए पेशवा नाना फडणवीस से इनके थोड़े तनावपूर्ण संबंध थे। ठीक है, तनावपूर्ण मतलब उतने ज़्यादा तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, मगर हाँ इनके बीच थोड़े बहुत तनावपूर्ण संबंध थे। ठीक है, तो ये महाजी सिंधिया के बारे में हो गया। और नाना फडणवीस कौन थे? नाना फडणवीस जो है वो भी आप कह सकते हैं मराठा साम्राज्य के अंदर एक पेशवा थे। ठीक है, नाना फडणवीस, इतना आप इससे ज़्यादा प्रश्न इससे नाना फडणवीस से संबंधित नहीं आते हैं, फिर भी कई बार आ जाते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मुझे जो है किताबों के अंदर ज़्यादा नहीं मिल पाई नाना फडणवीस के बारे में, तो इसलिए मैं आपको नाना फडणवीस अभी फिलहाल नहीं करवा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं इसकी आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आप इसको स्किप कीजिए नाना फडणवीस को। ठीक, फिर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, जो आंग्ल और मराठाओं के, अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में युद्ध हुए थे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ लेते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ। तो वैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि युद्धों का वीडियो मैंने पहले भी करा दिया और फिर से करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पहला आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1775 से लेकर 82 के बीच में चला। ठीक है, 5-6 साल 7 साल। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में हुआ? महाजी सिंधिया और जो फडणवीस है वो एक साथ है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे। तो आंग्ल है, आंग्ल का मतलब अंग्रेजों के साथ हुआ था। आंग्ल और मराठा यानी अंग्रेज और मराठा। अब आपसे पूछ ले आंग्ल सिख यानी अंग्रेजों और सिखों के बीच में। आंग्ल मैसूर युद्ध यानी अंग्रेज और जो मैसूर के शासक थे उनके बीच में। ठीक है, आंग्ल का मतलब है अंग्रेज। तो पहला युद्ध 1775 से 82 के बीच में, इसमें भी जो है आप कह सकते हैं अंग्रेज जीते। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 1806 के अंदर, इसके समय जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय थे, ये बाजीराव द्वितीय इसके अंदर विनर हो गए थे। फिर देखिए अब ये तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1817 से लेकर 1818 के बीच में चला, इसमें भी जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे या फिर कोई किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि ये तीसरा, पहला दूसरा ये युद्ध हुआ क्यों, एक युद्ध में ही हरा के काम चल जाता। तो इसलिए ऐसा होता कि ये इसलिए हुआ कि भाई मान लीजिए पहला युद्ध हो गया आंग्ल मराठा युद्ध, अब 5 साल ये चला, तो लास्ट के अंदर ये युद्ध ऐसे आसानी से ख़त्म नहीं होता। अंग्रेज और ये जो शासक थे, पेशवा थे, वो आपस में संधियाँ कर लेते थे कि चलो इतना इलाका मेरा, या इतना तुम टैक्स देना मुझको, अंग्रेज़ों से या फिर इनसे शासकों से ऐसे टैक्स वगैरह की संधियाँ ले लेते थे, इतना इलाका मेरा, इतना तेरा, उस प्रकार की मतलब संधियाँ कर लेते। और संधियाँ धीरे धीरे 2-3 साल तो या 1 साल तो वो मानते, कभी अंग्रेज संधियाँ तोड़ देते, कभी ये शासक वगैरह जो वो तोड़ देते थे। बाद में ये संधियों की पालना नहीं होती तो भड़क जाते थे, कभी अंग्रेज कभी शासक। अब मान लीजिए कि इस पहले आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज़ों ने संधि कर ली, अब ये जो महाजी सिंधिया वो संधि मान नहीं रहे थे। भाई 82 तक तो संधि मानी, 1 साल के बाद में मतलब काफ़ी इसके अंदर तो काफ़ी है, 10-20 सालों तक लगभग इसने संधियाँ मानी। फिर इसने धीरे धीरे संधियों का उल्लंघन कर दिया, तो ये दूसरा युद्ध छिड़ गया। फिर 1806 तक चला, अब 1806 से 10 साल तक ये संधियाँ धीरे धीरे माननी बंद कर दी, तो 1817 को तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। ये इसका कारण था, यानी ये संधियों का उल्लंघन कर रहे थे, तो इसलिए अगला युद्ध छिड़ रहा था। फिर देखिए मराठाओं के पतन के कारण इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मराठाओं का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें। तो इसके अंदर मैंने आपको शॉर्ट में 4-5 पॉइंट लिखे हैं, वो आप ज़रूर देख लेना। आखिरकार मराठाओं का पतन हुआ कैसे? देखिए कुशल नेतृत्व का अभाव। अब जब भी ये महाजी सिंधिया, इनके बाद में क्या है कि मराठाओं के अंदर कुशल नेतृत्व नहीं हो गया, और धीरे धीरे क्या है कि मराठाओं की जो शक्तियाँ वो आपस में बंटने लग गई। जैसे अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग पेशवा वगैरह वो रहने लगे, तो उनके अंदर मतभेद भी होने लगे, एकता और नेतृत्व का अभाव होने लग गया था। ये पहला कारण था। दूसरा है स्वार्थी मराठा नेता। अब जैसे अलग अलग जो पेशवा होंगे अलग अलग इलाके में राज करेंगे, तो उनका स्वार्थ भी अलग अलग होगा। भाई अपना ही चाहेंगे सब, तो स्वार्थी जो नेता वो मराठा नेता बनने लगे। फिर कूटनीति का अभाव हो गया, वो केवल ऐसे ही मराठा क्या है कि लड़ने के बहुत ज़्यादा आदी थे, मतलब वो ऐसे ही कूद पड़ते थे, लड़ने के लिए तैयार रहते थे एनी टाइम। तो वो कूटनीति से काम नहीं लेते थे, वो लड़ना जानते थे, बस कूटनीति जानते नहीं थे। अंग्रेज कूटनीति से काम करते थे, इसलिए वो कई युद्ध जीत जाते थे। ठीक है, तो इनके अंदर कूटनीति का अभाव था। फिर आंतरिक कमजोरियाँ इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। भाई सेना की कमजोरियाँ थी, और जो है पारिवारिक कलह भी हो जाते थे। ठीक है, उस प्रकार की थी, भाई राजा वगैरह के लिए अगला पेशवा कौन होगा, उस प्रकार की आंतरिक कमजोरियाँ भी इनके अंदर थी। फिर सैन्य व्यवस्था दोषपूर्ण थी। सैन्य व्यवस्था इनके अंदर ऐसी थी कि भाई पुराने जो है हथियार वगैरह लगते थे, और
जो इनके युद्ध के समय भी जो सेना व्यवस्था थी वो भी सही नहीं रहती थी। अंग्रेज कूटनीति से काम लेते थे, ये कूटनीति से काम लेते नहीं थे। फिर एकता का अभाव तो हमने डिस्कस कर लिया। आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर होने लग गई, क्योंकि शासक है धीरे धीरे जो भी ये टैक्स लेते थे पहले, तो जैसे इनकी स्थिति कमज़ोर होने लग गई, इनके जो मराठा नेता कमज़ोर होने लगे, तो जो भी राज्य थे इनके अंडर में वो इनको टैक्स देना बंद कर दिया इन्होंने। तो इसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी, और अंग्रेज भी है बार बार युद्ध कर रहे थे, तो इससे भी इनकी आर्थिक स्थिति को कम मतलब नुकसान पहुंचा। तो फिर अगला कारण आ जाता है कि अंग्रेज़ों की जो कूटनीति है, भाई ये अंग्रेज़ों की कूटनीति ने ही सारा कुछ खेल किया था। फिर गुप्तचर व्यवस्था इनकी दोषपूर्ण थी, कमज़ोर थी, मतलब गुप्तचर सूचना कभी गलत दे देते थे, कभी दे नहीं पाते थे, इस प्रकार की चीज़ें। तो इनको कई बार जो भारी युद्धों का सामना करना पड़ जाता था गुप्तचर व्यवस्था के कारण, ठीक है। तो ये मराठाओं के पतन के मुख्य कारण थे। तो ये मराठाओं के पतन के कारण थे। फिर अगला देखते हैं हम कि जो नए बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस प्रकार हुई। ये भी प्रश्न बनता है निम्नात्मक में कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना आखिर कैसे हुई। तो देखिए जो प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद में देखिए बंगाल में जो है ब्रिटिश शासन की स्थापना होने लग गई थी। पर प्लासी के अंदर भी बंगाल को हरा दिया, बक्सर में भी हरा दिया। तो अब धीरे धीरे कंट्रोल वहाँ पे कौन करेगा, वहाँ पे कंट्रोल तो अंग्रेज ही करेंगे। वो अंग्रेज करेंगे, तो इस प्रकार धीरे धीरे वो अपने कानून बनाने लगे, अपने नियम शर्तें बनाने लग गई। फिर 1771-72 में आते आते क्या बंगाल में एक सिस्टम लागू किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है बंगाल में, द्वैध शासन। द्वैध शासन प्रणाली सर्वप्रथम बंगाल में 1772 में लागू की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब द्वैध शासन आखिर होता क्या है, ये राजनीति में भी प्रश्न आ जाता है, और आपके हिस्ट्री में भी ये टॉपिक है द्वैध शासन। तो ये क्या होता है, द्वैध शासन का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने जो नवाब की सेना थी उसको समाप्त कर दी। यानी कि नवाब तुम जो है यहाँ पर राजा रहो, छोटे मोटे फैसले तुम लो, और जो आपका सेना है वो हम कंट्रोल करेंगे, और जो आपका राजस्व वगैरह है वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल करेंगे। यानी कि डबल शासन, राजा भी होता है और राजा के ऊपर अंग्रेज, ये दोनों मिलकर शासन कर रहे हैं राज्य पर, जनता पर, ठीक है। जैसे कि हम अपने राज्य पर, अभी हम भारत के अंदर रह रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी द्वैध शासन है, यानी हमारे ऊपर राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है, तो दोनों कंट्रोल कर रही है, दोनों नियम हमें पर बना रही है, ठीक है। तो इसी को द्वैध शासन कहते हैं। तो उस समय बंगाल में जब द्वैध शासन हुआ तो अंग्रेज़ों ने किया, बंगाल की जो सेना थी नवाब की उसको हटा दिया, अब अंग्रेज़ों की ही सेना थी। अब बदले में जो अंग्रेज़ है वो टैक्स किससे लेते, इस नवाब से ही, मतलब सेना भी उसकी हटा दी और टैक्स भी नवाब से लेंगे कि ये चलो सेना का खर्चा दो। तो इस प्रकार बंगाल की स्थिति भी खराब होने लग गई थी, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक कारण, ये सारे कारण हर किसी भी कारण, मतलब हर किसी भी जो भी चीज़ें होती हैं उनके कारण, चाहे युद्ध हो चाहे क्रांति हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है, ये इसमें कारण बनता है। फिर अगला टॉपिक आता है नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय आखिर कैसे हुआ। अब नवीन राज्यों के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे मैसूर और पंजाब और एक अवध, ठीक है। ये 3 राज्यों का उदय है कि इनका उदय आखिर कैसे हुआ और इनका ब्रिटिश में विलय कैसे हुआ। ये प्रश्न बनता है कि जैसे मैसूर का ब्रिटिश में विलय कैसे हुआ और पंजाब का ब्रिटिश में विलय कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें इसका प्रश्न बनता है। निम्नात्मक में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आपको क्या है कि फेंकालॉजी ना कर पाऊँ, इसलिए आपको मैं ये टॉपिक और बता देता हूँ छोटा छोटा। तो देखिए मैसूर का उदय हम कैसे मानते हैं कि मैसूर, वैसे तो ये धीरे धीरे विजयनगर जब साम्राज्य पनपा था अकबर के समय में, मुगल सत्ता के समय, तो उसमें भी ये धीरे धीरे मतलब उठना चालू हो गया, इसका उद्भव चालू हो गया। वैसे इसकी वास्तविक जो संस्थापक है मैसूर साम्राज्य के, वो हैदर अली है, ठीक है। हैदर अली जो है वो कौन था, किस प्रकार था, तो ये एक आप कह सकते हैं सेना में था पहले, तो सेना में था, तो ये अपनी योग्यता से धीरे धीरे क्या है कि शासक बन गया मैसूर का, ठीक है। और इसने वास्तविक रूप से मैसूर की स्थापना की, ठीक है। अब जो हैदर अली है वो मतलब कौन था, कई बार प्रश्न ऐसा नहीं पूछते, प्रश्न पूछते डिंडीगल दुर्ग या डिंडीगुल किला, ये जो नाम देख रहे हैं आप, डिंडीगुल किला या डिंडीगुल दुर्ग, इसका प्रश्न दे देते हैं कि डिंडीगुल किला क्या था, दुर्ग क्या था। तो डिंडीगुल जो किला है वो मैसूर के अंदर था, और जो हैदर अली है वो उसका फौजदार था, यानी इसका रक्षक वगैरह आप कह सकते हैं, वो फौजदार था 1755 के आसपास के अंदर। और आधुनिक शस्त्रागार इसके अंदर इसने नियुक्त किया डिंडीगुल किले के अंदर, किसने, हैदर अली ने, ठीक है। और इसने अंग्रेजों से मतलब 2 युद्ध किए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में लगभग ये घायल वगैरह हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद में इसको इसके बेटे ने, टीपू सुल्तान ने दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किया, ठीक है। तो हैदर अली जो है इतना ही हैदर अली के बारे में, ये भी काफ़ी जो है योग्यताधारी था, और इसने भी काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं विस्तार किया था मैसूर का, मतलब काफ़ी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। फिर हम टीपू सुल्तान के बारे में देखते हैं। टीपू सुल्तान 1782 लेकर 1799 तक, इसकी मृत्यु 1799 में हुई थी टीपू सुल्तान की, और इसकी भी मृत्यु जो है वो आप इस युद्ध में हुई थी, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर। और हैदर अली की मृत्यु दूसरे युद्ध के अंदर हुई थी, आंग्ल मैसूर युद्ध, मराठा क्या मैसूर युद्ध, सॉरी ना, ठीक है। तो फिर देखिए जो टीपू सुल्तान है
वो हैदर अली का पुत्र था, मैंने बता दिया। और श्रीरंगपट्टनम की संधि इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जितनी भी संधियाँ हैं आधुनिक इतिहास की, वो भी मैंने एक अलग वीडियो में करवा रखी है, वो भी आप देख लेना। PDF चाहे तो टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लेना, कब की पड़ी है, ठीक है। तो वो संधियों से संबंधित प्रश्न छोटे वाले ज़्यादा आते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के इस आसपास हुई थी, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसके समय पर, ठीक है। तो ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। राज्य का आधा हिस्सा इसने जो टीपू सुल्तान है उसने अंग्रेज़ों को सौंप दिया था इस संधि के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम जो आंग्ल मैसूर युद्ध चारों वो हम पढ़ते हैं कि कब कहाँ पे हुआ और कौन सी संधि हुई थी, ठीक है, युद्ध के बाद में। यानी ये युद्ध करते करते थक जाते तो संधि कर लेते, और संधि का उल्लंघन होने लग जाता तो वापस युद्ध करते, अब युद्ध करते थक जाते तो वापस संधि करते, इस प्रकार। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से लेकर 1969 तक हुआ था। 1767 से लेकर 1969 तक, ठीक है। तो उस समय शासक कौन था मैसूर का? वो था हैदर अली। अब इसके बाद में जब युद्ध खत्म हुआ तो मद्रास की संधि कर ली इसके अंदर, ठीक है। मद्रास की संधि कब की? 1769 के अंदर। जो जब युद्ध खत्म हुआ, लास्ट के साल होते हैं उसके अंदर संधियाँ होती है, ठीक है, तभी तो युद्ध खत्म हुआ, संधि हुई। फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 1784, यानी इसके बीच के अंदर। इसके अंदर भी टीपू सुल्तान वैसे वास्तविक रूप से लड़ा था। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी इसके युद्ध के दौरान। प्रश्न पूछ ले, हैदर अली की मृत्यु कब हुई? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में, ठीक है। तो इसके बाद में मैंगलोर संधि हुई, मंगलोर संधि, ठीक है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में। फिर तीसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1790-92 के बीच में लड़ा गया, टीपू सुल्तान और जो अंग्रेज थे उनके बीच में, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध है तो 1790 में लड़ा गया था, ठीक है। और रंगपट्टनम की संधि इसके अंदर हुई थी। अब रंगपट्टनम की जो संधि उसमें क्या हुआ था कि जो टीपू सुल्तान है उसने आधा राज्य दे दिया अंग्रेजों को, संधि हुई थी तो संधि के तहत। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 के अंदर, और इसमें अंदर टीपू सुल्तान है वो मर गया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया। और मैसूर जो है उसको सहायक संधि के हिसाब से अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया अंग्रेज़ों ने, ठीक है। तो इस प्रकार मैसूर राज्य का भी अंत हो गया। या फिर पूछ ले कि मैसूर को किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो मैसूर को सहायक जो संधि प्रणाली है उसके हिसाब से मिलाया गया था। टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी चौथे मैसूर युद्ध के बाद में, ठीक। फिर पंजाब का उदय, पंजाब का किस प्रकार विलय हुआ है, किस प्रकार उदय हुआ, वो भी प्रश्न पूछे। मैसूर हमने कर लिया। तो पंजाब के देखिए फेमस शासक हुए थे रणजीत सिंह, ठीक है, 1792 से 1839 तक। तो रणजीत सिंह 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी इनके बीच में, जिसमें कि ये संधि किस हुई? अंग्रेजों से हुई। 1809 में अमृतसर की संधि। सतलज पार के जो प्रदेश थे, मतलब सतलज ये नदी बहती है, जैसे ये राजस्थान और इसके अंदर हरियाणा, वो सारे प्रदेश वो अंग्रेजों को सौंप दिए थे रणजीत सिंह ने। तो चलिए अब इनके जो पंजाब के ब्रिटिश राज्य में विलय के क्या कारण थे, वो सारी चीज़ें हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंजाब में ब्रिटिश का क्या विलय के क्या कारण थे, वह कैसे विलय हुआ, वो सारी चीज़ें। तो पंजाब में अराजकता का बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अराजकता मतलब भाग दौड़ वगैरह, वो उथल पुथल, वो सारी चीज़ें। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अराजकता फैल गई, कोई योग्य शासक हुआ नहीं, अच्छा शासक कोई योग्य शासक हुआ नहीं, अराजकता फैल गई। फिर कुशल नेतृत्व नहीं था, एक कुशल नेतृत्व था भाई, नेतृत्व सही नहीं था, वो अपने हित साध रहे थे। और अनुशासनहीनता थी सैनिकों के अंदर भी, और जो भी वहाँ की जनता थी उसके अंदर भी अनुशासनहीनता पर अपने लग गई थी। पर रणजीत सिंह तो योग्य शासक था, लेकिन उनके बाद में जो भी शासक हुए योग्य नहीं थे। फिर अंग्रेज़ों की जो कार्यवाही है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। अंग्रेज़ों ने इतनी ज़्यादा मतलब कड़ी कार्रवाई की जो सैनिक थे या फिर जो शासक थे उस समय पंजाब के उन पर, तो वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ वापस जा नहीं पाए, और उन्होंने क्या कि धीरे धीरे करके ब्रिटिश राज्य में पंजाब का विलय हो गया, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट आता है आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध, दो सिख युद्ध हुए थे अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में। तो पहला 1845 से 46 के बीच में, जिसके अंदर लाहौर की संधि हो गई, और दूसरा हुआ 1848 से 49 के बीच में, जिसमें 1849 को पंजाब के अंदर पंजाब का विलय कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, ठीक है, 1849 के अंदर। अब ये कैसे हुआ? डलहौजी की घोषणा से हुआ। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आते हैं पंजाब का विलय कैसे हुआ और मैसूर का विलय कैसे हुआ। तो आपको ये लिखना है कि भाई 1849 में जो डलहौजी ने एक घोषणा के माध्यम से पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर विलय कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो पंजाब हमने पढ़ लिया। और फिर हम आगे आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं मास्टर वीडियो का, ठीक है। तो फिर हम पार्ट 2 देखेंगे अगले वीडियो के अंदर, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रश्न आपके आ भी सकता है और नहीं भी आए, हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा।
तो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे हम शॉर्ट में देखते हैं। तत्कालीन कारण, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था, तत्कालीन कारण मतलब उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, वो क्या कारण था। तो उस समय देखिए जो अंग्रेज़ों के पास बंदूक होती थी उसके जो कारतूस होते थे, जो पैकेट कहते थे उसको, तो उस कारतूस के मतलब गाय और सूअर की जो चर्बी थे उसके जो कारतूस थे वो प्रयोग में कर ले, गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने लग गए थे। तो इससे क्या है कि गाय, हिंदुओं के लिए आपको पता है कि गाय की चर्बी या गाय का मटर, गाय का मांस वगैरह हिंदुओं के लिए कितना अपवित्र है, हिंदू इसको मतलब क्या मानते हैं, हराम मानते हैं, और सूअर जो है वो मुसलमान धर्म में हराम है, ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम, जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो इस दोनों के गाय और सूअर की चर्बी के कारण बढ़ गए थे। तो ये एक तत्कालीन कारण था, उस समय का अथवा का कारण। फिर डल्हौजी की हड़प नीति, हड़प नीति मतलब वो राज्यों को मतलब जो गोद लेने का अधिकार प्राप्त समाप्त कर दिया है। जैसे किसी मान लीजिए राजा के बेटा नहीं हुआ, तो राजा पहले क्या करते, बेटा नहीं होता तो किसी को गोद ले देते या फिर किसी दूसरे को सम्राट बनाते, अपना बेटा मान लेते। तो इस बार क्या है कि डल्हौजी ने हड़प नीति के तहत जो गोद लेने का अधिकार है कि राजा गोद नहीं लेगा, और जो भी राज्य के पास जिनके उत्तराधिकारी नहीं है वो डायरेक्ट जो ब्रिटिश कंपनी है उसका भाग हो जाएगा। तो इसके तहत इसने 4-5 जो है मुख्य राज्यों को हड़प लिया। जैसे सबसे पहले इसने सतारा को हड़पा डल्हौजी ने हड़प नीति के तहत, फिर संबलपुर, झांसी, उदयपुर, जयपुर, इन बहुत सारे राज्यों के उत्तराधिकारी नहीं हुए तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। अब इन्होंने ज़बरदस्ती मिला लिया तो जो यहाँ के शासक थे, यहाँ की जनता थी वो मतलब नाराज़ हो गई और विद्रोह का जो है स्वर उठने लग गया था। फिर पेंशन व उपाधियों का अंत, पेंशन मतलब जो राजाओं को मतलब मिला तो लिया कंपनी के अंदर, मगर शर्तें उस समय दे दी थी मिलाते समय कि भाई हम आपको पेंशन देंगे और आपको ये उपाधि देंगे। तो मगर बात के अंदर धीरे धीरे क्या है कि पेंशन देना बंद कर देते थे अंग्रेजी। तो फिर जैसे कि नाना साहब की उन्होंने पेंशन बंद कर दी थी, नाना साहब फडणवीस उनकी पेंशन बंद कर दी थी, तो मराठा भी इससे नाराज़ हो गए थे, ठीक है। तो ये क्रांति का एक कारण बना। फिर अवध का विलय, अवध का विलय मुख्य कारण था। अवध का विलय उस समय 1856 में किया गया था, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा 2021 में पूछा गया था कि अवध का विलय कब हुआ, तो 1856 को हुआ था। मतलब कैसे हुआ, कुशासन का आरोप लगा, यानी कि डल्हौजी ने मतलब इसको विलय तो करना ही था, सारे हिंदुस्तान को अपने गिरफ्त में करना ही था। तो इसने क्या किया, अपने कुछ अधिकारी भेजे अवध के अंदर और उनसे कहा कि चलो वहाँ के हालात देखकर मुझे बताओ, रिपोर्ट करना। तो 2 अधिकारी इन्होंने भेजे अवध के अंदर और अधिकारी ने रिपोर्ट बनाकर भेजी कि यहाँ के जो शासक है वो मतलब अच्छे नहीं है, भ्रष्टाचारी है और यहाँ का शासन भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो कुशासन का आरोप लगा दिया और जो है व्यक्तिगत सिद्धांत वही हड़पना वाला सिद्धांत, उसके हिसाब से अवध को अपने जो है ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया, ठीक है। ये भी उसका कारण बना। फिर भू राजस्व नीतियाँ थी जो भी, जैसे मालवाड़ी व्यवस्था स्थायी, तो इससे किसान वगैरह जो निम्न वर्ग के लोग थे वो परेशान होने लगे थे, जमींदार वगैरह वो भी सारे खिलाफ होने लगे थे। भाई कभी जमींदारों को अधिकार देते, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि भाई जो मालवाड़ी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, हालांकि हम मास्टर वीडियो के तहत अगले में और पढ़ेंगे उनको, तो उनके से भी जमींदार वगैरह किसान वगैरह भी नाराज़ होने लगे थे। फिर सैनिकों में भेदभाव होने लगे। भेदभाव किन में होता है भाई, वेतन में। भाई अंग्रेज़ों को वेतन ज़्यादा देते और उनको जो क्या कहते हैं उसको प्रमोशन भी उनको अंग्रेज़ों को ज़्यादा देते हैं, हिंदुस्तानियों की उपेक्षा की जाने लगी। तो ये भी सैनिकों में भेदभाव भी 1857 की क्रांति के कारण बने। अब क्रांति का स्वरूप कैसा था, मतलब कैसे हुई क्रांति। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, ये डेट इंपॉर्टेंट रखना। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। राजस्थान के अंदर 28 मई को हुई थी क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। किसने की, मंगल पांडे ने। वो कैसे की कि उन्होंने जो है आपको पता है बंदूक में जो चर्बी वाले कारतूस थे, तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि चलो इसको कारतूस को खोलो। मंगल पांडे ने मना कर दिया, उन्होंने ज़बरदस्ती की कि चलो कारतूस तो खोलना पड़ेगा। तो इसमें सिस्टम ये था कि वो चर्बी वाले कारतूस उसको मुंह से खोलना पड़ता था। अब मैंने कहा कि हिंदुओं के लिए गाय का जो मांस है वो कितना अपवित्र है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो मंगल पांडे ने उनको शूट कर दिया, किसको, उन अधिकारियों को। तो इस प्रकार जो है क्रांति की जो आग वहाँ से भड़की, फिर कानपुर, झांसी, दिल्ली, अवध, ये पूरे देश के अंदर इस प्रकार फैलने लगी। अब झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, सॉरी शाह आलम द्वितीय, वो सारी चीज़ें। हाँ, बहादुर शाह जफर उस समय क्रांति का नेता था मुगल। हालांकि वो क्रांति में उसने भाग नहीं लिया, मगर जो भी क्रांति, जैसे तात्या टोपे कानपुर से थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थी और बहुत सारे कानपुर जो महिलाएं भी इसके अंदर शामिल थी, तो वो जाकर दिल्ली में कूच कर रही थी। और दिल्ली के अंदर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, तो उनको उसने नेता घोषित कर दिया, बहादुर शाह जफर को, ठीक है। और इसने कहा कि भाई चलो ठीक है, मैं आपका नेता बन जाता हूँ। तो फिर जो है अंग्रेज़ आए, वापस से कंट्रोल किया इनको और बहादुर शाह को यहाँ से भेज दिया रंगून के, चलो यहाँ से भागो।
फिर अब क्रांति तो समाप्त हो गई, अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके सब पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ये क्रांति के परिणाम क्या हुए और क्रांति फेल क्यों हुई वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए, क्रांति के परिणाम में सबसे पहला परिणाम तो यही था कि भाई 1857 में आपको पता है कि इतना भारी विद्रोह हुआ, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। तो जो ब्रिटिश के क्राउन थे, राजा वगैरह थे, उसने कंपनी का शासन है उसको अंत कर दिया। यानी कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, उसके शासन को अंत कर दिया कि चलो तुम भागो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ, तुम केवल जो भी हम आदेश देंगे, ब्रिटिश क्राउन जो भी आदेश देगा आप उसके हिसाब से वहाँ पे नियम कायदे लागू करेंगे। यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया इस क्रांति के बाद में अंदर, और कंपनी का शासन अंत कर दिया। तो ये सबसे बड़ा परिणाम था क्रांति का। उसके बाद महारानी का घोषणा पत्र आया। अब घोषणा पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाएगा, महारानी का घोषणा पत्र, तो आपको क्या लिखना है, महारानी का घोषणा पत्र। तो उसमें जो कंपनी है उसके घोषणा पत्र में जो है डलहौजी ने ये घोषणा करके सुनाई कि भाई कंपनी अब ना तो कभी किसी पर अटैक करेगी, ना विस्तार करेगी अपने साम्राज्य का, और जो भी राज्य रियासतें हैं उनसे साथ समझौता करेगी और उनका आदर करेगी। वो सारे मतलब अच्छी अच्छी बातें कही गई कि ताकि जो विद्रोह वापस से ना बैठे। उसके बाद सेना का पुनर्गठन मतलब हिंदुस्तानियों की संख्या कम कर दी गई, और जो अंग्रेज़ पहले कम थे, पहले भारत के अंदर अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे उसके अंदर अंग्रेज़ 1-2 थे और 5-6 उसके ऊपर हिंदुस्तानी थे, मतलब अनुपात उनका सही नहीं था। तो बाद में अंदर उन्होंने हिंदुस्तानियों और जो अंग्रेज़ थे उनका अनुपात बराबर कर दिया ताकि ऐसी क्रांति वापस से ना भटके। उसके बाद आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा होने लग गया हिंदुस्तान की जनता का, नवाबों का, आर्थिक शोषण, इस किसानों का भी, वो सारी चीज़ें अपनी नीतियों से। ठीक है, फिर राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि 1857 क्रांति से पहले क्या है कि लोग अलग अलग राज्यों से थे, मतलब अलग अलग रियासतें थी उनकी, तो वो एक सूत्र में नहीं थे कि भाई हम अवध वाले, मैसूर वाले, राजस्थान वाले, या फिर जो भी जोधपुर रियासत थी, तो वो सारे एक नहीं थे उसके पहले। जब 1857 क्रांति आई तो वो सब एक हो गए थे, राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी कि हमें मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ना है और स्वतंत्र होना है। ठीक है, तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी हुआ। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट था 1857 की क्रांति का। फिर इसकी असफलता, ये क्रांति आपको पता फेल हो गई, अंग्रेज़ों का पर कुछ प्रकरण, हालांकि उस पर अंग्रेज़ों की कंपनी का शासन तो खत्म हो गया, मगर अंग्रेज़ तो फिर भी जीत गए थे इसके अंदर। तो ये कारण क्या था कि असफल हो गई ये क्रांति। देखिए, नेतृत्व का अभाव सबसे बड़ा कारण था कि कोई मेन लीडर नहीं था, सब अलग अलग जगह से लड़ रहे थे। जैसे कानपुर से ताजा टोपे थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और यहाँ पे मुगल सम्राट अलग से, यहाँ पे अलग अलग। कभी ये मतलब 18 मेरठ से जैसे मंगल पांडे ने 10 मई को क्रांति की शुरुआत कर दी, तो बाकी जो कानपुर में उसके बाद में घटना पहुंची, तो अलग अलग समय पर क्रांतियाँ हो रही थी। तो इससे अंग्रेज़ों को कंट्रोल करना आसान हो गया था। पर एक समय होती तो अंग्रेज़ कहाँ कहाँ कंट्रोल करते। तो इसलिए उन्होंने क्या कि अलग अलग समय क्रांतियाँ हुई, नेतृत्व का भी अभाव पड़ गया। पर कोई मुख्य लीडर नहीं था जो उनको आदेश दे सके कि भाई ये करो, वो करो, ऐसा करना है, इस प्रकार। तो नेतृत्व का अभाव था, ये पहला कारण। दूसरा, एकता का अभाव। एकता का भी वही, जैसे कि अलग अलग सब अपने हिसाब से क्रांति कर रहे थे। जैसे उनके पास खबर पहुंचती तो आज खबर पहुंची है, वो कल करेंगे, तो इस प्रकार की वो सारी चीज़ें, एकता का भी उनके अंदर अभाव था, ये भी कारण था। फिर संसाधनों का अभाव था। संसाधन मतलब उनके पास कोई हथियार वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं थी, जबकि अंग्रेज तो सेना थी अंग्रेजों के पास, तो उनके पास बंदूकें वगैरह भी थी। तो बाकी जब जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनके पास कुछ संसाधन थे नहीं क्रांति करने के लिए, वो केवल क्रांति के नाम से भड़क उठते थे, हालांकि उनके पास संसाधन वगैरह थे नहीं। ये भी इसका कारण था। फिर आपसी फूट किन की, जो यहाँ पे नेता वगैरह दबाव, नेता और जनता के अंदर आपसी फूट थी, अलग अलग राज्यों के अलग भी, भाई कि ये राज्य अगर साथ दे रहा है क्रांति का तो मैं क्यों दूं। ठीक है, तो इस प्रकार की आपसी फूट भी थी। और सीमित क्षेत्र था कि भाई जो क्रांति है वो सीमित क्षेत्र में क्यों हुई, पूरे पर अगर भारत के अंदर होती तो अंग्रेज उसी समय 1857 के अंदर भी भारत आज़ाद हो जाता, मगर सीमित क्षेत्र था। जैसे दक्षिण भारत में क्रांति बिल्कुल जीरो थी, वहाँ पे हुई नहीं थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इस प्रकार से सीमित क्षेत्र था, ये भी एक कारण था। अब कुछ इससे संबंधित ये भी आता है कि कुछ जो इतिहासकार है उन्होंने इसको विद्रोह का नाम दिया है, और कुछ ने इसको जो है पहला आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीयता स्वतंत्रता संग्राम का है, ये आप कह सकते हैं। फिर कुछ जो इतिहासकार है उन्होंने हिंदू मुस्लिमों का जो है विद्रोह कहा बताया है, कुछ ने अंग्रेज़ों के खिलाफ साजिश बताई है, ये इतिहासकारों का कहना है। ठीक है, आप अगर पढ़ेंगे विस्तार से क्रांति को तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा। एक कमेंट जरूर बता देना कि मैंने वीडियो लास्ट तक देखा है, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पार्ट 2 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा आती है। तो ये भी, हालांकि इससे भी प्रश्न आते हैं, मगर ये एक बैकग्राउंड था। ठीक है, तो काफ़ी टाइम हो गया है, 33-35 मिनट 38 मिनट हो गए हैं। ठीक है, इतना लंबा वीडियो बन गया है। तो उम्मीद है मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।